नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेघना जी की उम्र 55 वर्ष हो गई थी। भले ही वो देखने में हिस्ट पुष्ट लगती थी, लेकिन वो आज अपने आप को लाचार, कमज़ोर, बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। उनका इलाज करवाने वाला कोई भी नहीं था। सब करामत पैसे की है भाई। मेघना जी के पति का नाम श्यामलाल, एक बेटा बिक्की, बहू का नाम लता था। एक पोता और एक पोती जो स्कूल में पढ़ाई करता था। मेघना जी की 3 बेटी, तीनों की शादी हो गई थी। सभी अपने अपने ससुराल में बस गई थी। हाँ, कभी कभार वो माता पिता से मिलने आती, लेकिन पिताजी नौकरी करते थे ना, तो सभी लोग सिर्फ अपने पापा से ही मतलब रखती। माँ को तो कोई पूछता भी नहीं। एक दिन मेघना की बहू लता घर में पूजा रखती है। तीनों ननद आती हैं। एक तरफ से सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर पूजा सुनने बैठते हैं। उधर मेघना जी अपनी बीमारी से जूझ रही अपने खटिया पर बैठे बैठे रो रही थी और अपने आप को कोस भी रही थी। भगवान, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो मेरे एक बेटे, 3 बेटियां, पोता पोती, बहू, पति सबके होते हुए मुझे कोई पूछता नहीं। मैं सालों से बीमार हूँ। ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है। मैं चल भी नहीं पाती, फिर भी हमें कोई नहीं पूछता। आखिर मैं क्यों जीऊँ, किसके सहारे जीऊँ, किसके लिए जीऊँ? भगवान, इससे बढ़िया इस दुनिया से उठा ले हमें। अब इतना कहकर मेघना जी आंसुओं की धारा में भीग जाती हैं। मेघना जी के पति सरकारी नौकरी करते थे और मेघना जी एक गृहिणी थी। पहले तो बेटा भी कुछ भी नहीं करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो श्यामलाल जी ने अपने बेटे को एक छोटा मोटा दुकान खोलकर दे दिया, ताकि उसकी आगे की जिंदगी अच्छे से कट जाए। विक्की अपने पिताजी का आज्ञाकारी बेटा था और बहू भी अपने ससुर की एक बात नहीं टालती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वह पिताजी के बात को टालेगी तो वो खर्चा पानी देना बंद कर देंगे। इसलिए विक्की का दुकान तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन श्यामलाल जी कहते हैं, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी बात है। देखो विक्की, तुम्हारा इनकम तो 2 रुपया भी नहीं है, और ना ही तुम्हारी पत्नी कमाती है जो घर के खर्च उठाएगी, और ना ही तुम्हारी माँ कुछ कमाती है, वो तो पहले से ही बेरोजगार है। ऐसे में पूरे घर का खर्च मेरे ऊपर है, तो तुम्हारे दोनों बच्चों का खर्च मेरे ऊपर है। मैं सब अकेले उठाता हूँ, तो घर में भी मेरी हर बात चलनी चाहिए ना। तुम्हारी पत्नी हर रोज खाना बनाने में लेट कर रही है। ऐसे में मैं समय पर शुगर की दवाई नहीं ले पाता, खाना नहीं खा पाता। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पत्नी की गलती की वजह से घर का सारा खर्च देना हम बंद कर दें। इतना सुनते ही विक्की और लता घबरा जाते हैं। विक्की के बोलने से पहले ही लता बोल पड़ती है, पिताजी गलती हो गई, दोबारा ऐसी नहीं गलती नहीं होगी। आपको समय पर खाना मिल जाएगा पिताजी, आप चिंता ना करें, बस हमें माफ़ कर दीजिए। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब हर रोज़ लता बिना अपने पति के बोले समय पर अपने ससुर जी के लिए खाना तैयार कर लेती। उन्हें जो खाने में पसंद होता वही बनाती और खुशी खुशी अपने ससुर को खाना खिलाती। यह सब देखकर मेघना जी का दिल जला जा रहा था। तभी एक दिन मेघना जी अपनी बहू लता से कहती हैं, लता बहू, बस एक बार मेरी बात मान लो। मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ, सुन लो, जरा सुन लो बहू। तभी लता रुक जाती है। माँ जी, मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो आपके पास बैठकर आपका रोना धोना देखूं और सुनूं। समझ गई ना आप? जो कहना है जल्दी से कहिए। हमें पिताजी के लिए खाने में और भी कुछ बनाना है। वही तो लता बहू, वही तो मैं कह रही हूँ। अपने ससुर जी के लिए समय पर तुम खाना उनके पसंद का बनाती हो ना। लता, मैं भी तो सालों से बीमार हूँ, कोई हमें डॉक्टर से भी नहीं दिखा रहा। बस दिन के एक बार रूखी सूखी रोटी मेरे आगे डाल दिए जाते हैं तो मेरे शरीर में कहाँ से ताकत आएगी। बेजान पुतले की तरह अपने खाट पर
दिन रात रोती रहती हूँ, कोई तो तरस खाओ। ना तो बेटा सुनता है, ना मेरा पति। बहू, तू तो एक औरत है ना, तू औरत का दर्द समझ सकती है। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? अरे, मैं पैसे नहीं कमाती इसलिए ना हमसे सब नफरत करते हैं। अगर मैं भी पैसे कमाती रहती तो आज मेरी भी घर में इज्जत होती, मान सम्मान होता, मेरे भी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता। इतना कहते हुए मेघना जी का कलेजा फट जाता है। आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। माँ जी, यह सब मैं कुछ नहीं जानती। जब आपका पति और बेटा आपको देखना नहीं चाहता तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ बोलती हूँ, मुंह खोलती हूँ, तो घर में पिताजी मेरे और दोनों बच्चों का खर्च देना बंद कर देंगे। आखिर पिताजी ही तो मेरे दोनों बच्चों का खर्च उठा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, स्कूल का बस का भाड़ा, कॉपी किताब, आखिर सारा कुछ तो वही ला कर देते हैं, वही पूरा करते हैं ना। नहीं 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 माँ जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तभी सामने विक्की खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और सोचता है, ये लता भी ना मेरी बात तो मानती नहीं। पिताजी की बात पर दुम हिलाए खड़ी हो जाती है, जैसे वो मेरी पत्नी नहीं पिताजी की पत्नी हो। मन तो करता है लता को ही पीट दें, लेकिन अगर लता को कुछ कहते हैं तो पिताजी फिर घर में खर्च देना बंद कर देंगे। अब यह बात धीरे धीरे विक्की को खटकने लगा था कि मेरी भी कोई कदर नहीं। घर में यह सब सोचकर विक्की हमेशा गुस्से में रहता। कभी कभार तो अपना गुस्सा अपनी माँ पर जाकर उतार देता। बिना कुछ सोचे समझे माँ को जानवरों की तरह पीटता। मेघना जी रोती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन जब तक विक्की का मन नहीं भरता तब तक वो अपनी माँ को मारता रहता। धीरे धीरे मेघना जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि रोने के सिवाय अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। इतना रोती कि मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता। अब तो मोहल्ले के लोग भी बोलना शुरू कर चुके थे, विक्की तुम्हारी माँ की इतनी तबीयत खराब है तो एक बार डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेते? देखो विक्की, वैसे भी इस उम्र में डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन विक्की क्या करता, एक कान से सुनता और दूसरी से निकाल देता। मेघना जी की 3 बेटियां मायके तो आती थी जब पूजा रखा गया था घर में, लेकिन किसी को माँ से कोई मतलब नहीं था। बस अपना काम होता और वो अपने अपने ससुराल चली जाती। लेकिन मेघना जी को अब अंदर से बेचैनी सता रहा था, डर सता रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, कहीं वो मर न जाए। बेटियों से मिलने का चाहत बड़ा कर रहा था, उनका बहुत मन कर रहा था। तो जब भी उसके शरीर में दर्द उठता, बेटी का नाम लेकर रोने लग जाती थी कि उससे मिलने, उसकी सेवा करने तीनों बेटियां मेघना जी के पास आई। लेकिन घर के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहल्ले की एक चाची, पड़ोसन चाची आती हैं एक दिन मिलने। पहले तो घर वालों ने चाहा कि पड़ोसन चाची मेघना जी से ना मिले, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिद करने के बाद चाची मेघना जी के कमरे में चली गई और वहां जाकर जो उसने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेघना जी के बदन पर ना तो कपड़े थे, ना ही बालों में कंघी। न जाने महीनों बीत गए होंगे, उन्होंने नहाया भी नहीं होगा। नाखून इतने बड़े हो गए थे कि मेघना जी के नाखून से उनका शरीर भी कभी कभार कट जाता। पड़ोसन चाची मेघना जी को देखकर भावुक हो उठी और कहती हैं, दीदी ये क्या हाल बना रखा है अपना। महीनों बाद किसी मोहल्ले वाले की आवाज़ सुनकर मेघना जी खुश हो जाती हैं। खुशी के मारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहती है, मेरी जिंदगी बहुत कम दिन की बची है बहन, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। घर में तो मेरी कोई भी नहीं सुनता, बेटे बहू की तो छोड़ दो। जब मेरा पति ही हमें देखना नहीं चाहता तो और मैं किसी से क्या उम्मीद करूं? कोई मेरी बेटी को बुला दो, कोई मेरी बेटी को बुला दो। इतना कहते हुए मेघना जी बेहोश हो जाती हैं। पड़ोसन चाची सामने पड़े एक बोतल से पानी निकालकर मुंह पर छींटा मारती हैं, तभी उन्हें होश आ जाता है। उस वक्त तो पड़ोसन चाची घर चली जाती हैं, लेकिन उनसे
मेघना जी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उन्हें बार बार उनका चेहरा उन्हें याद दिला रहा था कि कोई कितना कष्ट में है। अपने मोबाइल से मेघना जी की तीनों बेटी को फ़ोन करके उसे उसके माँ का हाल बताती है। 2-3 दिन बाद तीनों बेटी मेघना जी से मिलने आती है, लेकिन जैसे ही यह बात बहू लता को पता चली, गुस्से से लता जी के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, कान से तो आप बहरी हो ही, लेकिन आपके अकल तो ठिकाने है ना। आपने यह क्या करवा दिया? जब देखो फ़ोन करके बेटी को बुलवाती रहती हो। अब सबका खाना कौन बनाएगा? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या, जो सबको बिठाकर खिलाती रहूँ? इस घर में सबके अपने अपने रौब थे भाई, तो बहू भी पीछे क्यों हटे? जिसको जो मर्जी होता वो करता, सिवाय मेघना जी के। बेचारे अपने शरीर से लाचार, और बेटियां है कि किसी को भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। वो बस नाम के लिए आई और सभी अपने अपने घर चली गई। इस बार भी मेघना जी की उम्मीद पर पानी फिर गया। उन्हें लगा था कि मेरी अब आखिरी समय आ चुकी है, बेटियां मेरी सेवा करेंगी, बातें करेंगी हमसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मोहल्ले वाले बोलने लगे कि इन्हें तो डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, पर इसके घर वाले ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मोहल्ले वाले के नज़रों में गिरने से बचने के लिए उसके पिताजी और विक्की दोनों ऑटो पर लेटा कर मेघना जी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही मेघना जी की सांसें टूट चुकी थी और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ श्याम लाल जी कहते हैं, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। विक्की भी चुपचाप अपनी माँ की बेजुबान शरीर लेकर घर आ जाता है। समाज के कुछ रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए सभी लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं। बेटी को पता चला तो तीनों बेटियां नए नए कपड़े, फूल का माला लेकर पहुंच जाती है माँ के लिए। मोहल्ले वाले आपस में कहासुनी करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। देखो ना, बहू को तो छोड़ो, बेटी भी इसकी तीनों नालायक निकली। जब माँ जीवित थी तब तो कुछ पहनाया खिलाया पिलाया नहीं, और जब माँ इस दुनिया से चली गई तो फूल का माला और नए कपड़े लेकर आती है। छी 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 छी, घिन है ऐसी औलाद पर। कुछ दिन में घर का माहौल सब ठीक हो जाता है, लेकिन इधर धीरे धीरे श्याम लाल जी की तबीयत भी अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। पहले तो उनकी बहू और बेटे दुम हिलाते हुए अपने पिताजी यानी ससुर के पास पहुंच जाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर कर्म का फल भगवान सबको देते हैं। श्यामलाल जी के कर्मों का सजा मिलना अब उन्हें शुरू हो गया था। जैसे ही श्यामलाल जी के हाथ पांव चलना बंद हो गया, बेटे बहू उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए। ना तो उनके पसंद का खाना बनता, ना ही उनकी दवाई आती। जो भी पेंशन मिलता, बेटे बहू अपनी मुट्ठी में लेकर ससुर जी को अंगूठा दिखा देते। लता को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि श्यामलाल जी को तो उनके कर्मों ने घेर रखा है। इनकी गति तो मेघना जी से भी खराब थी। श्यामलाल जी अब लकवा के शिकार हो गए थे, और ना तो उनका हाथ पांव हिलता, ना सर हिलता। बस वो आंखों के इशारे से बात करते। जो भी उन्हें कुछ कहना होता, कुछ बोल भी नहीं पाते, उनके जुबान से आवाज़ तक नहीं निकलती। आज वही तीनों बेटी जब मायके आई, जो अपने पिता के आगे पीछे करती रहती थी सिर्फ पैसों के लालच में, आज वह अपने पिताजी के कमरे में भी नहीं गई। बहू बस एक वक्त का खाना कमरे में रख कर चली जाती थी। अब जो इंसान का हाथ पांव नहीं हिल रहा, वो भला लेटे लेटे कैसे खाए। जैसे तैसे करके बस एक दो निवाला उनके मुंह में जाता, बाकी सारा थाली में रखा रह जाता। अब श्याम लाल जी के पोते और पोती बड़े हो चुके थे। वह अब सभी चीज़ समझने लगे थे। एक दिन पोते से रहा नहीं जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, जब मैं छोटा था आप दादी माँ को ना तो खाना देती थी, ना ही उनसे बातें करती थी। पता है बेचारी का रो रो कर
उनके आँखों के नीचे लाइन बन गई थी, जैसे रोड पर गाड़ी चलती है ना तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह दादी माँ के आँखों से जब आंसू गिरते थे हर रोज, उनकी आँखों के आगे लाइन बन गई थी। ये सब देखकर भी आपको दया नहीं आई? आपके उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आज जब दादाजी बीमार हैं आप लोग इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते, जबकि दादाजी के पैसों से ही यह घर चलता है। दोनों भाई बहन की पढ़ाई, हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई पूरी हुई है। उन्होंने सारा खर्च उठाया है घर का। समय समय पर खाना देती थी ना आप, जब वो खर्च उठाते थे। और आज दादाजी की हालत वही हो गई है जो कुछ दिन पहले दादी माँ का था। तो आपने दादाजी का भी साथ छोड़ दिया। अरे इंसानियत के नाते कम से कम आपको इनकी सेवा करनी चाहिए थी। आखिर उनकी कमाई के पैसों से ही यह घर चलता है। अभी भी वो इस घर के सदस्य हैं। तभी लता कहती है, चुप रहो बेटा, तुम अभी बहुत छोटा है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तेरी दादी को तो तुम्हारे दादाजी भी देखना पसंद नहीं करते थे, तो मैं क्या करती? पहले तो पति का फर्ज बनता है ना अपनी पत्नी की देखभाल करना। जब वो अपना सारा फर्ज भूल गए तो मैं क्या करती? मैंने सबका ठिका ले रखा है क्या, जो तू मुझे ताने दे रहा है कि मैं तेरी दादी के साथ गलत करती थी? तभी कुछ देर बाद लता की बेटी भी ट्यूशन से आ जाती है। अब वह भी इस लायक हो गई चुकी थी कि सभी सही गलत का पहचान कर सके। वो भी सब कुछ समझ जाती है और कहती है, मेरा भाई सही कह रहा है माँ। अब आप सुनो मैं क्या कहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी दादी के साथ गलत किया, इस तरह आप मेरे दादाजी के साथ गलत कर रही हो। अगर हम दोनों भाई बहन मिलकर आपके साथ और पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, आपको बीमार छोड़कर हम लोग अपनी दुनिया में जीते रहें, तो सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी, पापा के ऊपर क्या बीतेगी। यह कभी सोचा है आप दोनों ने? आखिर माँ बाप से ही तो बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। तभी उधर से विक्की भी आ जाता है। उसे देखकर दोनों बच्चे और भी गुस्सा हो जाते हैं। पापा, आप कैसे इंसान हैं? मम्मी को तो छोड़िए, आपके तो जन्मदाता माता पिता थे। आप माता पिता को कैसे भूल सकते हैं? आप सोचो, कल अगर आपके या फिर मम्मी के हाथ पांव नहीं चले, अगर आप दोनों लकवा के शिकार हो गए, तो भला आप पर क्या बीतेगी? हम और दीदी यहाँ नहीं रहे, आपको छोड़कर चले जाएं, या फिर घर में रहकर आपसे बातें ना करें, आपको खाना नहीं दे, आपको दवाई नहीं दे, तो आपके कलेजे पर क्या बीतेगी? ये सोचा है कभी आपने? यह सब सुनकर श्यामलाल जी बड़े भावुक हो गए और बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें उनके मुंह से अपने पोते का नाम निकला, राजा। क्योंकि जब से श्यामलाल जी लकवे के शिकार हुए थे तब से उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज राजा अपने दादाजी के मुंह से अपना नाम सुनकर सुनकर खुश हो गया। दौड़कर अपने दादाजी के पास जाता है। पीछे से राजा की बहन रिंकू भी साथ जाती है। क्या बात है दादाजी, आप हमें बताइए, हम और दीदी है ना आपकी देखभाल करने के लिए। बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की है आपने मेरी। जब स्कूल जाते थे तो आपके हाथों से दिए हुए पैसे, मेले से लाए हुए गुब्बारे सब याद है दादाजी हमें। यह कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपको कुछ नहीं होगा। आज ही हम और दीदी डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं, घर पर ही बुलाते हैं। जो भी पैसे लेंगे देखा जाएगा, दिया जाएगा। आखिर आपका ही तो पैसा कमाया हुआ है, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आ जाते हैं। सारा चेकअप श्यामलाल जी का हो जाता है। उनका अच्छे से एक्सरसाइज, दवाई वगैरह होना शुरू हो जाता है। टाइम टू टाइम दवाई दोनों बच्चे जाकर खिला जाते। बच्चों की बातों से लता शर्मिंदगी से अपने ससुर की देखभाल करने लगती है। विक्की भी अपने पिताजी को आकर पकड़कर हाथ पकड़कर चलाना, घुमाना फिराना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है। राजा फ़ोन उठाकर, हाँ बोलिए बुआ जी, क्या बात है?
अरे राजा, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ पिताजी से मिलने। दोनों दीदी भी आ रही है। राजा के हाथों से श्याम लाल जी फोन ले लेते हैं। कामचोर कामिनी, सिर्फ धन दौलत की भूखी है तुम लोग, नालायक औलाद कहीं की। अपनी बेटी को फटकार लगाते हुए गुस्सा से श्याम लाल जी बोलते हैं, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी देखभाल के लिए मेरा पोता पोती ही काफ़ी है। पैसों की लालची। गुस्से में आकर श्यामलाल जी फोन रख देते हैं और दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं। इधर लता और बिक्की भी अब सुधर चुके थे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, दारी दिखाने का, नेक काम करने का कोई उम्र नहीं होता। दोस्तों अगर किसी को लग रहा है किसी के साथ गलत हो रहा है परिवार में, तो उसे ज़रूर रोकना चाहिए। आखिर हम इंसान के काम नहीं आएंगे तो फिर यह ज़िंदगी बेकार है। घर के बड़े बुजुर्ग की देखभाल उनके बच्चों ने अगर नहीं किए होते तो सोचिए आज क्या होता। वैसे भी घर के बड़े बुजुर्ग की देखभाल घर के बच्चे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? तो दोस्तों यह थी आज की छोटी सी शिक्षाप्रद स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।